नमस्ते। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। कर्नाटक चुनाव में भारी सफलता के बाद राहुल गांधी अमेरिका पहुंच गए हैं। आप पूछेंगे कि ऐसा क्या खास है। वो विदेश यात्राएं तो करते रहते हैं और उनकी विदेश यात्राएं सुर्खियां भी बनाती हैं। लेकिन अब की बार की यात्रा थाईलैंड, नेपाल या किसी अज्ञात देश की तरह नहीं है, जहां पर लोग उनके जाने को लेकर तरह तरह की मनोरंजक बातें करते थे। इसके पहले भी एक यात्रा उन्होंने जो की है लंदन की, वह भी काफी सुर्खियों में रही, खासी चर्चा में रही। और उसका कारण था कि उन्होंने ऐसी भारत विरोधी बातें की थी। मोदी का विरोध करने के लिए देश का विरोध किया था। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो भारत के विरुद्ध काम करते रहे, आज भी काम कर रहे हैं। उनके साथ उन्होंने बात की, सहयोग किया, और ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं अंडर करेंट है। जब लंदन में थे, जॉर्ज सोरोस की पत्नी भी वहीं पर थी। पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ भी वहीं थे। ये सहयोग भी हो सकता है, लेकिन अगर ये सहयोग नहीं है तो ये बहुत ही खतरनाक बात है भारत के लिए। और काफी कुछ उसके हिसाब से चलने लगा। तमाम परिस्थितियां आई, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई। अदानी अदानी पूरे हिंदुस्तान के पूरे वर्ल्ड में छा गया। अदानी का तो इतना प्रचार कर दिया है पूरे विश्व में। भारत में तो बच्चा बच्चा जानता है अदानी को, बाहर भी जान गया है। इसके बाद कर्नाटक चुनाव हुए। कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल पर बैन की बात की, मुस्लिम आरक्षण 4% है उसकी बात की। वहां के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे बोम्मई, उन्होंने मंदिर को मुक्त करने के लिए कहा हुआ था। उस पर रिएक्शन दिया कि नहीं, ये किसी भी हालत में नहीं होने देंगे, क्योंकि मंदिरों से होने वाली आय जो है वो सभी समुदायों पर खर्च की जाती है, और ये अच्छी खासी आय है। इसको किसी भी हालत में बंद नहीं होने दिया जाएगा। और जो वो संदेश देना चाहते थे, वो संदेश पहुंच गया। मुस्लिमों का एकजुट वोट कांग्रेस को मिला। और अब तो रिजल्ट आ गए हैं, चुनाव हो चुके हैं, सारे परिणाम हैं, डेटा है। 98% से भी ज्यादा मुस्लिम वोट कांग्रेस को मिले। और हैदराबादी भाईजान और जनता दल एस कुछ नहीं कर पाए। जिस समय बजरंग दल पर बैन करने के लिए कांग्रेस ने सिर्फ कहा था, तो देवबंदी अरशद मदनी, सभी लोग जानते होंगे, उन्होंने कहा कि अगर 70 साल पहले किया होता तो ये दिन नहीं देखना होता। उन्होंने ये तो नहीं कहा किसको दिन नहीं देखना पड़ता। लोग समझेंगे कि शायद कांग्रेस के जो दुर्दिन आ गए हैं, सत्ता से बाहर हो गई, ये नहीं देखना पड़ता। लेकिन कांग्रेस सत्ता से कई बार बाहर हुई और फिर सत्ता में पहुंची, ये कोई खास बात नहीं, राजनीतिक दलों के लिए ऐसा होता है। लेकिन उनकी बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद उनको ये दिन नहीं देखना पड़ता। बंटवारे के समय एक लोग चाहते थे कि हमें पाकिस्तान चाहिए, दूसरा वर्ग ऐसा था मुस्लिमों का, वो चाहता है कि नहीं, कि हमें पूरे हिंदुस्तान चाहिए। उसमें मदनी भी थे। और देवबंद दारुल उलूम इसी दिशा में काम कर रहा है, गजवाई हिंद। आप देखते होंगे कितने भी आतंकवादी हों, कहीं के भी हों, अगर उनको फांसी की सजा हो गई है, आजीवन कारावास हो गया, तो उनके मुकदमे लड़ेंगे। लेकिन चाहे जितनी जघन्य हत्याएं हो जाएं, श्रद्धा हत्याकांड हो जाए, कोई भी, अभी दिल्ली में कितना बीभत्स मर्डर किया, उनकी प्रतिक्रिया नहीं आई। लेकिन बजरंग दल पर बैन करने के बाद उनकी प्रतिक्रिया आई कि 70 साल पहले कर दिया होता तो फिर दिन नहीं देखना पड़ता। यानी अब तक भारत या तो इस्लामिक राष्ट्र बन चुका होता, या बन जाने के कगार पर होता। ये उनकी टिप्पणी थी। ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई, ऐसा नहीं कि कोई चीज इसमें अलग है। अमेरिका में जो उनका पहला दिन, पहली जो सभा राहुल गांधी की हुई, सैन फ्रांसिस्को पहुंचे। वहां से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक कैंपस है सेंटा क्लारा में, वहां पर उनकी सभा हुई। भीड़ तो ज्यादा नहीं थी, लेकिन आयोजक कौन थे ये जानकर आपको बड़ा ताज्जुब होगा। ऐसे आयोजक थे, उनको देखकर, उनको समझकर आपको हैरानी होगी कि कांग्रेस ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन कांग्रेस ऐसा कर सकती है। जमायत इस्लामी पाकिस्तान इससे संबंधित संगठन है, और उसका नाम है इमाना, इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, IAMC, इस्लामिक एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम काउंसिल।
और जो आईएमसी है, सिमी भी इसका मेंबर था। और दुनिया भर के जितने ऐसे प्रतिबंधित संगठन हैं, आतंकवादी संगठन है कई एक, वो भी इसके सदस्य हैं। और वो राहुल गांधी की सभाएं आयोजित करने का प्रबंध देख रहे हैं। पहले दिन उन्होंने कहा कि भारत में मुस्लिमों की स्थिति बहुत खराब है, और ये उतनी ही खराब है जितनी 80 के दशक में दलितों की थी। दलितों की स्थिति भी उन्होंने खराब बता दी। धीरे धीरे सभी को, आदिवासियों को, सभी को उसमें शामिल कर लिया। और ये समझना मुश्किल नहीं कि आदिवासियों को, दलितों को उन्होंने माइनॉरिटीज के साथ खड़ा करने की कोशिश की, और इसीलिए उन सब के दुख दर्द भी एक जैसे बता दिए। और आप में से बहुत से लोगों को मालूम होगा कि इस समय अमेरिका में SB 403 एक कानून की बहुत चर्चा हो रही है, जिसमें उसी तरह का कानून बनाने की व्यवस्था है जो अमेरिका में ब्लैक एंड व्हाइट के लिए बना हुआ है। वो हिंदुस्तानियों के लिए, हिंदुओं के लिए जातिगत व्यवस्था को लेकर बना हुआ है कि कोई भी हिंदू अगर जातिगत भेदभाव करता पाया गया तो उसके विरुद्ध उतनी ही कड़ी कार्रवाई होगी जितनी ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में होती है। इसके अलावा उन संस्थाओं के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाएगी जहां इस तरह के कर्मचारी होंगे और जहां पर इस तरह के जातिगत भेदभाव वाले मामले सामने आएंगे। तो राहुल गांधी ने ये कहा, ये अनायास नहीं कहा, क्योंकि इसकी शुरुआत कैलिफोर्निया से हुई। कैलिफोर्निया में ये बिल पास कर दिया गया है, SB 403, जातिगत भेदभाव वाला। इसलिए भारत से बाहर अमेरिका की धरती पर उन्होंने हिंदुओं की जो जातियां हैं, दलित, वंचित, आदिवासी, उनको भी माइनॉरिटीज के बराबर खड़ा कर दिया। जहां तक मुस्लिमों की स्थिति की बात है भारत में, तो भारत में रहने वाले सभी हिंदू जानते हैं कि वो तो किसी भी दर्जे के नागरिक नहीं है। अब तो दूसरे दर्जे का नागरिक होने की बात कहते हुए भी शर्म आती है। जो भी जितने दर्जे हैं उसमें आखिरी दर्जे के नागरिक हिंदू है। मुसलमानों को ऐसे से विशेषाधिकार प्राप्त हैं, और उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर भारत की राष्ट्रीय पार्टी का, जो अपने को स्वाधीनता आंदोलन का अगुवा बताती है और इतने दिनों तक, 60 साल तक सत्ता में रही, वो अगर इस तरह की बात करती है तो आप समझ जाइए कि भारत का भविष्य क्या है और हिंदुओं का भविष्य क्या है। कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टिकरण की सीमाएं हमेशा से लांघी हैं। और संक्षिप्त में अगर कह दें कि सांप्रदायिक बंटवारे के बाद अगर मुसलमानों को इस देश में किसी ने रोका तो वो नेहरू और गांधी थे। नेहरू ने उनको वोट बैंक बनाया क्योंकि उनकी अपनी पोजीशन कांग्रेस में बहुत कमजोर थी। वक्फ बोर्ड का कानून, कहीं की जमीन, किसी की जमीन कभी भी ले सकते हैं ये लोग, वो है वक्फ बोर्ड कानून। और इसके अलावा पूजा स्थल विधेयक कि 1947 को जो जहां था वैसा ही रहेगा। यानी अगर ज्ञान वापी मस्जिद बन गई है विश्वेश्वर नाथ के ऊपर तो वो रहेगी। कृष्ण जन्मभूमि पर अगर ईदगाह बन गई है तो वो रहेगी। ये कांग्रेस ने किया। और इसके अलावा क्या किया, माइनॉरिटीज कमीशन को संवैधानिक दर्जा दे दिया, अल्पसंख्यक आयोग को। आज कर्नाटक से भी आप इसका लिंक करके देखिए। जॉर्ज सोरोस एंड कंपनी एंड एसोसिएट्स भारत में काम पे लग गए हैं। 2024 में उनके निशाने पर नरेंद्र मोदी हैं कि उनको किसी भी कीमत पर हटाना है। और उन्होंने ऐसी पार्टी को पकड़ा है जिसके सहारे वो इस 2024 में चुनावी वैतरणी में मोदी को रोक सकें। तो कांग्रेस का कंधा, हथियार और सारी सामग्री जॉर्ज सोरोस और अंतर्राष्ट्रीय ऐसे संगठन जो भारत विरोधी हैं। आश्चर्यजनक चीज है, वो आपको अभी दिखाना चाह रहे हैं। 4 जून को राहुल गांधी की न्यूयॉर्क में एक सभा है, और उस सभा का आयोजन कौन कर रहा है, उसका कार्ड जो न्यूज़पेपर में छापा गया है और जो पम्पलेट प्राइवेटली लोगों को दिया गया है, जो सोशल मीडिया पे घूम रहा है, वो आपको दिखाते हैं। जो अमेरिका की सोशल मीडिया में घूम रहा है, उसके आयोजक कौन कौन है वो आपको बता देगा। तो जो अमेरिका में सोशल मीडिया में छाया हुआ है राहुल गांधी का, उसमें लिखा है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना है। लिखा है, रजिस्ट्रेशन NRI इंटरेक्शन विद श्री राहुल गांधी इन न्यूयॉर्क ऑन June 4th
2023। ये इवेंट लोकेशन दी हुई है। ये भी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आपके स्क्रीन पर जो आपको दिखाई पड़ रही है उसमें लिखा है कॉन्टेक्ट अस। जो ऑर्गेनाइजर है, योर रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन अलॉन्ग विद द एंट्री पास विल बी सेंड डायरेक्टली टू योर रजिस्टर्ड ईमेल। ठीक है, कौन लोग हैं? ये है मस्जिद अल वाली, जहां पर इनको कॉन्टेक्ट करना है, कॉन्टेक्ट अस 8। और ये तमाम मस्जिदों के नाम हैं। और कौन है इसके? तजीम अंसारी। इसके बाद में है मस्जिद एमसी साउथ एडिशन, जावेद सईद। ऐसे कई नाम हैं, मोहम्मद असलम, मिनहज खान। ये बहुत सारे ऐसे नाम हैं। और ये नाम आपको इसलिए बता रहे हैं, साहनीन खतीब, आकिल मोहम्मद, ये वो नाम हैं जो अमेरिका में अक्सर भारत विरोधी कामों में देखे जाते हैं और चर्चा में रहते हैं। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ मोदी के जमाने में हो रहा है, कांग्रेस के जमाने में भी यही लोग थे। और ये इसमें से एक संगठन जो है, इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, कोविड के पीरियड में इसने भारत के लिए, जिस समय भारत में तमाम त्राही त्राही मची हुई थी, सुविधाओं की, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो गई थी, ऑक्सीजन की कमी थी, उस समय भारत के लिए इसने चंदा इकट्ठा किया। और वो जो डोनेशन है जो भारतीयों ने दिया, अमेरिकन ने दिया, वो भारत में तो नहीं पहुंचा, लेकिन पहुंच गया आतंकवादियों के हाथों में। आप समझ सकते हैं कि कैसे कैसे संगठन है भारत के नाम पर जिन्होंने चंदा इकट्ठा किया और वो आतंकवादी संगठनों के पास पहुंच गया। इससे आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी वहां पर क्या करेंगे। और ये जो संगठन है, इसमें जितने भी नाम बताए हैं, इमाना, आईएएमसी, बहुत सारे जो संगठन आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये वो संगठन है जो फेक न्यूज चलाते हैं भारत के विरुद्ध। तो हिंदुस्तान में, हिंदुओं के इस देश में, हिंदू किसी भी दर्जे के नागरिक नहीं, आखिरी दर्जे के नागरिक हैं। मुसलमानों को विशेषाधिकार मिला हुआ है। और इसके बाद भी राहुल गांधी कहते हैं कि मुस्लिमों पर उसी तरह अत्याचार हो रहे हैं जैसे 80 के दशक में दलितों पर होते थे। राहुल को लोग फिर भी कहें कि नहीं, उनको गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, उनको समझ नहीं है, और राहुल को अगर मोदी बनना है तो उन्हें समझदार बनना होगा, ये सब बेकार की बात है। राहुल के लिए इस तरह के भाषण लिखे जाते हैं, ये मैसेजिंग है, ये अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटीज को मैसेज कर रहे हैं। इस समय बहुत सारी जो ऐसी ताकतें हैं विश्व स्तर पर जो भारत के खिलाफ काम कर रही हैं और जो किसी भी कीमत पर मोदी को हटाना चाहती हैं, उनके इशारे पर हो रहा है। और आज जो लोग राहुल गांधी को बहुत हल्के में ले रहे हैं, बाई चांस अगर राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो जॉर्ज सोरेस क्या करेंगे? जॉर्ज सोरेस बेवकूफ नहीं है जो आज पैसा लगा रहे हैं। जॉर्ज सोरेस इन्वेस्टर है, और इन्वेस्टर कभी घाटे का काम नहीं करता है। हो सकता है शुरुआती दौर में इन्वेस्टमेंट करे, उसे घाटा हो, लेकिन वो फिर उसकी कई गुना कीमत वसूल करता है। और जॉर्ज सोरेस का इतिहास यही है, कई देशों में उन्होंने किया है। अगर भारत में ये इतिहास दोहराया जाता है तो भारत के लिए निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण चीज होगी। और सभी भारतवासियों को एक चीज अवश्य याद रखनी चाहिए कि हिंदू तो किसी दर्जे के नागरिक नहीं है। यहाँ एक और विधेयक पास हो रहा था, कांग्रेस की दूसरे कार्यकाल की सरकार थी 2011 में। ये था कम्युनल राइट्स विधेयक करके कुछ आ रहा था, सांप्रदायिक सद्भावना क्रिएट करने के लिए आ रहा था। उसमें यह था कि कहीं पर कोई दंगा अगर होगा तो उसके लिए बहुसंख्यक वर्ग यानी हिंदुओं को जिम्मेदार बनाया जाएगा, सामूहिक रूप से उसमें जुर्माना लगाया जाएगा। अगर कोई मुस्लिम किसी हिंदू युवती के साथ बलात्कार भी करता है तो बलात्कार का आरोपी मुस्लिम नहीं बनाया जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आप सोच लीजिए, अगर ये कानून उसमें आ गया होता, अगर ये कानून पास हो जाता, तो सनातन की मौत हो सकती थी भारत में। और इसलिए अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो जाते हैं और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, इस्लामिक ब्रदरहुड वाले हैं, जमीयत इस्लामी वाले हैं, जमात इस्लामी, जमीयत उलेमा, और बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जिनकी क्लोज पार्टनरशिप है आतंकवादियों के साथ, भारत का क्या होगा? इसलिए राहुल की बातों को हल्के में लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सरकार को भी चाहिए कि इसमें बहुत अधिक डर के और ये करके कि लोकतंत्र का हम
बहुत रक्षा कर रहे हैं, लोकतंत्र का मान रख रहे हैं, ये बिल्कुल मान नहीं रख रहे हैं। क्योंकि आप कुछ भी करें, जो कहने वाले हैं वो तो वही कह रहे हैं, भारत में लोकतंत्र नहीं है, मोदी भगवान को भी समझा सकते हैं, और सारी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा हो गया है। तो जब ये सब कुछ कहा जा रहा है तो कम से कम नियमानुसार तो कार्यवाही होनी चाहिए थी। इसलिए सरकार को चाहिए कि राहुल गांधी जब भी वापस आते हैं, एनआईए उनसे जरूर पूछताछ करे कि जो ये मुस्लिम संगठन है, जो अफगानिस्तान के आतंकवादियों से, अलकायदा से और पाकिस्तान में पलने वाले टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे संबंध रखने वाले और अंतर्राष्ट्रीय फिरका परस्त ताकतों के साथ में काम करने वाले कट्टरपंथी ताकतें, ये कौन है, किनके इशारे पर ये सब बोला जा रहा था, इनकी फंडिंग कहां से हुई। सरकार को यह अवश्य पूछना चाहिए। देश हित में भाजपा को अपनी छवि की बजाय देश की छवि के लिए सोचना चाहिए, और जिन्हें वो 100 करोड़ की बात करते हैं, 100 करोड़ हिंदुओं के लिए भी सोचना चाहिए कि उनका क्या भविष्य होगा इस भारत में। नमस्ते।